हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के क्रैश कोर्स को देखेंगे। इस क्रैश कोर्स में हम लोग 40 ऐसे ऑब्जर्व पर्सन को देखने वाले हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट तैयारी नहीं किए हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान के क्रैश कोर्स का पहला वीडियो है और इसमें जो 40 ऑब्जर्व वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लॉर्ड लिटन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड हार्डिंगटन ने। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में जो है ना किसने रद्द किया था, तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंगटन ने किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अंग्रेजों ने या फिर पारसियों ने या फिर मुसलमानों ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पंजाबियों ने। तो दोस्तों फुट डालो और राज करो की नीति जो है ना अंग्रेजों ने अपनाई। और दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल शासन किया, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1855 ईस्वी में या फिर 1857 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 1885 ईस्वी में या फिर 1887 ईस्वी में। तो दोस्तों सिपाही विद्रोह जो है ना 1857 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बंगाल के विभाजन कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1855 ईस्वी में या फिर 1857 में या फिर 1905 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1911 में। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है ना 1905 ईस्वी में हुआ। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद जो है ना आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1895 में या फिर 1900 में या फिर 1915 में या फिर 1916 में। तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ना 1915 ईस्वी में की। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गुरदयाल सिंह 1916 में या फिर चंद्रशेखर आजाद 1920 में या फिर लाला हरदयाल 1913 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सोहन सिंह भागवान 1918 में। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है ना लाला हरदयाल ने किया था, और कब किया था 1913 ईस्वी में किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया क्रॉम्पटन ने या फिर जेम्स हारग्रीव्स ने या फिर हम्फ्री डेवी ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया जॉन केन ने। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो ना सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, वही आप लोग को बताना है। कौन किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया था ना, कब किया था, 1816 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, और कौन किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि स्मैनिंग जर्नी का आविष्कार किसने किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप क्वेश्चन से कराए कि स्मैनिंग जर्नी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हम्फ्री डेवी ने या फिर जॉन के ने या फिर जेम्स हारग्रीव्स ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया जेम्स वाट ने। तो दोस्तों स्मैनिंग जर्नी का आविष्कार जो है ना जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वस्त्र उद्योग से, या फिर लौह उद्योग से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है खान उद्योग से, या फिर परिवहन उद्योग से। तो दोस्तों इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है ना कौन सा उद्योग से प्रारंभ हुआ था, वस्तु उद्योग से, यानी कि वस्त्र उद्योग से। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, और ऑप्शन सी में आपका दिया फ्रांस में, या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है ना कि किस देश में हुई थी। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है ना सामाजिक विज्ञान के क्रैश कोर्स के ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है ना, तो क्रैश कोर्स के थ्रू से आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर से पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। सिर्फ आप लोग जो है ना कंसंट्रेट होकर एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें जो हम लोग 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, या फिर जितने भी हम लोग क्रैश कोर्स के अलावा अन्य भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो भी वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस जो भी बताते हैं उस क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन याद नहीं है ना तो उस क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ देना, उसको रिवीजन कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आर्कराइट ने, या फिर जेम्स वाट ने, या फिर जॉन के ने, या फिर अब्राहम डर्बी ने। तो दोस्तों फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ना जॉन के ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधता को अपने और समेट लेती, या फिर देश की एकता को कमजोर करती, या फिर फैसले लेने में अनावश्यक विविधता पैदा होता है, या फिर विभिन्न संविधाओं के बीच टकराव कम करती है। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये विविधताओं को अपने और समेट लेती है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में आपको पेरिस में, या फिर लंदन में, या फिर ब्रुसेल्स में, या फिर रोम में। तो दोस्तों यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है ना ब्रुसेल्स में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत, या फिर ढीली, या फिर अति मजबूत, और ऑप्शन डी में आपका दिया कठोर। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है ना ढीली होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन यहाँ पे क्वेश्चन ये कराया कि सरकार की एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ क्षैतिज वितरण, या फिर ऊर्ध्वाधर वितरण, या फिर मौलिक वितरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को क्षैतिज वितरण कहते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ इकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों संघ राज्य की विशेषता जो है ना इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमेरिका, या फिर चीन, या फिर ग्रेट ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमेरिका जो है ना संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1960 के दशक से, या फिर 1970 के दशक से, या फिर 1980 के दशक से, या फिर 1990 के दशक से। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है ना 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया किरण बेदी ने, या फिर अन्ना हजारे ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया बाबा रामदेव ने, या फिर स्वामी अग्निवेश ने। तो दोस्तों 1911 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व किया था ना, अन्ना हजारे ने किया था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नांकित में से किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मोरारजी देसाई ने, या फिर नीतीश कुमार ने, या फिर इंदिरा गांधी ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे, यानी कि यहाँ पे आप लोग बताना है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इंदिरा गांधी। तो दोस्तों बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना समाज विज्ञान के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि ये 40% में से पहले से कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। ऑप्शन ए में आपका दिया महेंद्र सिंह टिकैत, या फिर जगजीवन राम, या फिर भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो जगजीवन राम है ना बिहार के महान दलित नेता थे। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन ए में आपका 1, 2, या फिर 3, या फिर 4। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं अर्थव्यवस्था के जो है ना प्रमुख 3 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक कहते हैं, दूसरा क्षेत्र होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हो गए, 3 क्षेत्र हो गए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपका जो अमेरिका में, या फिर चीन में, या फिर भारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो हमारा अपना देश भारत है ना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेवा क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बार बार बताया जा रहा है जो कृषि क्षेत्र होता है ना इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों सेवा क्षेत्र यानी कि ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्र को कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2, या फिर 4, या फिर 6, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 8। तो दोस्तों भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो है ना 2 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अविकसित, या फिर विकसित, या फिर अर्ध विकसित, और ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात आप लोगों को बता देते हैं कि जिस भी देश की राष्ट्रीय अधिक होता है ना वह देश विकसित देश कहलाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
और दोस्तों विकसित देश जैसे कि आपका चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब देश क्या है, विकसित देश है। और हमारा अपना देश जो है ना भारत विकासशील है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका था नेपाल, बांग्लादेश या फिर ब्रिटेन, और ऑप्शन डी में आपका था श्रीलंका। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया कि चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, ये सब देश क्या होते हैं, विकसित देश होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया ब्रिटेन, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भूमि पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मजदूरी या फिर लगान या फिर ब्याज या फिर वेतन। तो दोस्तों भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में जो है ना लगान प्रकट करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली संख्या है, काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए में आपका देगा 26.8 या फिर 27.8 या फिर 28.8 या फिर 29.8। तो दोस्तों भारत में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन भी कहेंगे, तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली संख्या कितना है, तो दोस्तों 29.8 है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बिहार में कुल घरेलू उत्पादन कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए में आपका दिया 8.03% या फिर 9.03% या फिर 11.03% या फिर 10.03%। तो दोस्तों बिहार में कुल घरेलू उत्पादन का जो है ना 11.03% है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिहार या फिर मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी में आपका दिया कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों आप लोग को बार बार बताया जा रहा है जो बीमारू राज्य होता है ना कर्नाटक नहीं होता, इनके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ये चारों जो है ना बीमारू राज्य होते हैं, लेकिन ये कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 में प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया जिम्मरमैन ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर संदीप पांडे ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया भूमि या फिर भवन या फिर मानव की योग्यता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो यहाँ पे जो है ना तो कौन सा ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों भूमि जो है ना एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका वन या फिर नदियां या फिर नगर या फिर खनिज। तो दोस्तों ये नगर जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि मानव जनित मतलब मानव जो है ना मानव आप लोग को बता देते हैं प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ये नगर जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं, इसे आप लोग को याद रखना है, बल्कि कृत्रिम संसाधन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा वन हो गया, नदियां हो गया और एक खनिज होते हैं, ये तीनों जो है ना प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। इनके अलावा आप लोग का नगर जो है ना ये टाउन जो होता है ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया मानवकृत संसाधन, या फिर नवीकरणीय संसाधन, या फिर अजैव, या फिर अनवीकरणीय। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं सोलर एनर्जी, जैसे कि हम लोग बैटरी वगैरह चार्ज कर लेते हैं तो वो सोलर एनर्जी के थ्रू से हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं। जो बैटरी होता है डीसी वाला बल्ब जो जिससे 12 वोल्ट का बैटरी होता है, वो बैटरी कैसे चार्ज होता है, सोलर के थ्रू से भी चार्ज कर सकते हैं। तो वो सोलर कैसे चार्ज होता है, बैटरी किसके सोलर एनर्जी के थ्रू से चार्ज होता है। तो फिर जैसे कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो फिर उसको हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा का भंडारण क्या है, सीमित नहीं है। यानी कि दुनिया समाप्त होने के बाद ही जो है ना ये सौर ऊर्जा खत्म होगा। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आने वाले समय में लाखों वर्ष या फिर करोड़ों वर्ष बीत जाएगा फिर भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन सोलर एनर्जी जो है ना
पृथ्वी के नाश होने के बाद ही समाप्त होगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय ऑप्शन ए में आपका जल या फिर सौर या फिर कोयला या फिर पवन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया, जो कोयला होता है नहीं अनवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि कोयला का भंडारण क्या है, सीमित है। आने वाले समय में लाखों वर्ष या फिर करोड़ों वर्ष लग जाए फिर भी कोयला क्या हो जाएगा, खत्म होगा, समाप्त होगा, यह निश्चित है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए में आपका गेहूं, गन्ना या फिर चाय या फिर रबर। काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग को बता देते हैं गेहूं जो होता है ना ये आपका रोपण फसल नहीं है। इनके अलावा गन्ना, चाय और रबर ये जो होता है ना रोपण फसल के उदाहरण, लेकिन ये गेहूं जो है ना रोपण फसल के उदाहरण नहीं है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रबी फसल की बुआई किस माह से आरंभ की जाती है। ऑप्शन ए में आपका दे जून जुलाई या फिर मार्च से अप्रैल या फिर अगस्त से सितंबर या फिर अक्टूबर से नवंबर। तो दोस्तों रबी फसल की बुआई जो है ना अक्टूबर से नवंबर के महीने में प्रारंभ की जाती है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। ऑप्शन ए में आपको तो गर्मी मौसम में या फिर बरसात में या फिर जाड़ा में या फिर बसंत में। तो दोस्तों जायद फसल का उत्पादन जो है ना गर्मी मौसम में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। ऑप्शन ए में आपको तो गेहूं, सरसों या फिर चावल या फिर मटर। तो दोस्तों ये चावल जो है ना खरीफ फसल के उदाहरण है। इनके अलावा गेहूं हो गया, गेहूं आपका कौन सा फसल होता है, रबी फसल होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर क्रैश कोर्स के सभी वीडियोज को देख लेते हैं ना, जो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए ना, तो अभी से पढ़ के क्रैश कोर्स के थ्रू से जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से जो है ना वो पास आउट हो सकती है, मेरा गारंटी है। एक क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है कि 40 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। देखिएगा क्वेश्चन से है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए में आपका तो जल की अधिकता या फिर नदी की तलों में अवसाद का जमाव या फिर वर्षा की अधिकता। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका HW क्वेश्चन है, यानी कि होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना और साथ में भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।